हरियाणा के एक बीजेपी नेता हैं, मंत्री हैं, अनिल विज। हरियाणा के लोग तो उनको जानते ही हैं, बाकी बाहर अन्य राज्यों के वो लोग जिनको राजनीति में दिलचस्पी है वो भी उनको ज़रूर जानते हैं। पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, तब उनसे पटरी नहीं खाती थी। अब हैं सैनी साहब, नायब सैनी साहब, उनसे पटरी उनकी नहीं खाती है। लगातार बयान आ रहे हैं। इस बीच बयानों को देखते हुए उनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया है बीजेपी आलाकमान की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनकी तरफ से, और उसका जवाब भी अनिल विज ने दे दिया है। 8 पन्नों का जवाब दिया है। तो इन जवाब में क्या है और पार्टी अनिल विज को लेकर क्या सोच रही है, इस बारे में बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी जुड़ेंगे, मोहित मल्होत्रा जी। मोहित जी, क्या मामला क्या है आखिर? अनिल विज साहब को चैन क्यों नहीं पड़ता है? जब वो मनोहर लाल खट्टर के साथ थे तब भी नाराज रहते थे, बयान आते रहते थे। अब नायब सैनी हैं, उनसे भी उनको दिक्कत है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भी, उनसे भी उनको दिक्कत है। चल क्या रहा आखिर? वो चाहते क्या है? देखिए, ये एक लंबी कहानी है। मतलब टुकड़ों में मैं आपको बताऊंगा कि कब कब और किस लेवल पे क्या विवाद है। जी और अनिल विज साहब की नाराजगी ऐसी क्यों है कि वो दूर ही नहीं हो पा रही। भले ही उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है पार्टी के द्वारा, लेकिन अभी भी वो सीधे तौर पे नाराज हैं। जो कि कल वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, बेंगलोर गए हुए थे अपने किसी पर्सनल कार्यक्रम से, और जब वो बेंगलुरु से वापस लौटे, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुए, तो मैंने ही उनसे एक दो सवाल किए। मैंने उनसे पूछा कि ये कहा जा रहा है कि सीएम नायब सैनी की सहमति से ही आपको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। तो उनका कहना था कि किसकी सहमति पे दिया गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना तो इस बारे में पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना जवाब जरूर दूंगा। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो पार्टी हाईकमान को जवाब देंगे, यानी वो जो स्टेट लीडरशिप है जिसके अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली, उनके कारण बताओ नोटिस का जवाब वो भेजेंगे ऊपर हाईकमान को। और आज उन्होंने 8 पन्नों का एक लंबा चौड़ा जवाब लिखकर भेजा है। जी हालांकि उनका ये कहना है कि वो रात को बेंगलुरु से लौटे, ठंडे पानी से नहाए, उसके बाद खाना खाया, और उसके बाद उन्होंने जवाब लिखना शुरू किया। जो उनकी समझ में आया वो जवाब उन्होंने लिख दिया। लेकिन जो आपने एक पहला सवाल किया कि इस चिट्ठी में क्या है, तो ये 8 पन्नों का जो जवाबी चिट्ठी लिखी गई है, जी इसमें किसी को कुछ नहीं पता क्या है। क्योंकि आज जब अंबाला में हमारे टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता ने, वहां जो अंबाला के हमारे हैं, उन्होंने सवाल किया कि चिट्ठी में क्या है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नो मोर क्वेश्चंस। यानी उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी, और कोई ऐसी उन्होंने विवादित आज बयान भी नहीं दिया कि ये पूरा का पूरा मामला जो तूल पकड़ा हुआ है कहीं आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि अब वो अगर अपना जवाब हाईकमान को भेज रहे हैं, और सीधे तौर पे वो ये सवाल भी उठा रहे थे कि ये जो चिट्ठी है, ये जो शो कॉज नोटिस उनको दिया गया, ये पहले मीडिया में जारी होता है और उनके पास 2 दिन बाद पहुंचता है। तो उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि जी पार्टी का कोई भी कम्युनिकेशन होता है, और इतने सीनियर लेवल का जब कम्युनिकेशन होता है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की कैबिनेट के दूसरे नंबर के चेहरे वाले मंत्री को कोई नोटिस जारी कर रहे हैं, तो ये सीक्रेट कम्युनिकेशन था। ये उन तक डायरेक्ट आने की बजाय मीडिया में घूमकर पहुंचा, और उन्होंने भी सबसे पहले मीडिया के माध्यम से इसको पढ़ा। और उन्होंने कहा कि अब ये जांच पार्टी को करनी है कि किसने लीक किया और मीडिया में लीक करने के पीछे वजह क्या थी। चलिए, जी ये तो खैर शो कोज नोटिस के जवाब की बात हुई। हमें नहीं पता इस वक्त उन्होंने क्या जवाब दिया, लेकिन उनके जो तेवर थे आज और कल शाम के और आज सुबह, जब वो अपने टी पॉइंट, जहां पर वो रोजाना आते हैं अपनी मित्र मंडली के साथ बैठकर चाय पीते हैं, वहां पर उन्होंने जो अपना बयान दिया उसमें उनकी तल्खी बरकरार थी। तो मुझे लगता है कि तल्ख भरे उन्होंने जवाब भेजे होंगे। लेकिन अब पार्टी हाईकमान इसको कैसे देखता है, तभी कुछ निकल कर आएगा। हमें उम्मीद थी कि शायद अनिल विज भी मीडिया में अपनी जो 8 पन्नों की चिट्ठी है जो उन्होंने केंद्रीय हाईकमान को लिखी है उसको जारी कर देंगे, अपनी बात रखेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही इससे जुड़े किसी सवाल का जवाब दिया है। तो मैं इसलिए भी आपको नहीं बता सकता कि उनकी चिट्ठी में क्या है। उन्होंने जी अपनी जेब से उस चिट्ठी के फटे हुए टुकड़े भी निकाल कर दिखाए। उन्होंने कहा चिट्ठी लिखी, उसके बाद उसकी एक कॉपी बंद लिफाफे में आलाकमान को भेजी और उचित तरीके से ईमेल के माध्यम से भी भेजी है, और वो चिट्ठी कहीं लीक ना हो इसके चलते अपनी जेब में वो फटे हुए टुकड़े चिट्ठी के लेके घूम रहे थे, और कहा कि इस चिट्ठी के फटे हुए जो टुकड़े हैं जो भेजने के बाद बच गए हैं मेरे पास, उसको भी मैं आपके हवाले कर दूंगा। यानी वो किसी भी हाल में अपना बयान, अपनी जो बातें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है उसको सामने नहीं आने देना चाहते। अब जो आपका दूसरा सवाल था कि नाराजगी क्यों है, तो नाराजगी जानने के लिए हमें जो हाल ही में हरियाणा लोकसभा, माफ कीजिएगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए हैं जी उसमें जाना पड़ेगा, जहां पर अनिल विज की सीट एक तरह से फंसी हुई थी। हालांकि वो अनिल विज बीजेपी के वहां से मजबूत दावेदार थे, कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से मजबूत नहीं था, लेकिन कांग्रेस की बागी और कांग्रेस के ही पूर्व चित्रा मंत्री निर्मल सरवारा जी। सिंह है जो कि अंबाला सिटी से चुनाव लड़ रहे थे, और उनकी बेटी चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, कांग्रेस की टिकट मांग रही थी, तो वो बागी हो गई और निर्दलीय होकर उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया बहुत और टफ वहां पर फाइट थी। चुनाव लड़ना शुरू हो गई वो।
तो इसके आगे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर अनिल विज ने वहां पर आकलन किया, क्योंकि उस वक्त भी वो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे। हालांकि आचार संहिता लगी हुई थी और वो चुनाव में उतरे हुए थे, लेकिन फिर भी उनका जो रुतबा था वो बरकरार था। तो उन्होंने वहां पे ये एनालाइज किया, उनको ये लगा कि जो स्टेट मशीनरी है, जिसमें स्थानीय डीसी हैं, जो कि उस वक्त अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के मुख्य चुनाव अधिकारी थे, जी। और अन्य कुछ जो अफसर हैं, वो कहीं ना कहीं चित्रा सरवारा का साथ दे रहे हैं। और दूसरा उनको ये शक हुआ, जिसको लेकर उन्होंने पीछे एक अपनी पोस्ट भी जारी की। उनको ये लगा कि वहां पर एक आशीष तायल नाम के कोषाध्यक्ष थे, जिला जिला बीजेपी के अंबाला मंडल के। उन्होंने उनकी तस्वीरें जारी की, जिसमें आशीष तायल के साथ जो लोग बीजेपी समर्थक बनकर दिखाई दे रहे हैं, वो खड़े हुए दिखाई दिए चित्रा सरवारा के साथ उनके चुनाव प्रचार के दौरान। और आशीष तायल को उन्होंने गद्दार बताया, अपनी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली, और उसमें एक तरफ तो फोटो लगाया आशीष तायल का सीएम नायब सैनी के साथ, दूसरी तरफ फोटो लगाया आशीष तायल के। एक तरीके से वो सीएम नायब सैनी पे ही सवाल खड़े कर रहे थे कि उनके समर्थक मुझको हरवा रहे थे। जी जी जी, चित्रा सरवारा के साथ उनके समर्थक दिखाए। हालांकि आशीष तायल ने स्टेटमेंट दिया कि जब चुनाव होते हैं तो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है वो रोटेट करता रहता है, यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारी तरफ आ गए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ कांग्रेस में चले गए, ऐसे ही बीजेपी के कुछ जूनियर कार्यकर्ता चित्रा सरवारा के साथ जाकर खड़े हो गए। ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन फिर भी अनिल विज को लगा कि उनके खिलाफ किसी बड़े नेता, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम मैं यहाँ पर मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन उनका इशारा आप समझिए, जो लगातार वो अपने तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, उनका कहना था कि कोई बड़ा नेता इसके पीछे था और उनको हरवाना चाहता था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्टेट मशीनरी और कुछ स्थानीय कार्यकर्ता बीजेपी के ही ये प्रयास कर रहे थे कि उनके चुनाव प्रचार में खून खराबा हो, किसी की जान चली जाए। उन्होंने कहा कि मेरी भी हत्या की साजिश रची गई, उनके चुनाव प्रचार में गड़बड़ी करने के आरोप उन्होंने लगाए। तो इन बातों को लेकर वो काफी नाराज थे, और इसके बाद वो चाह रहे थे कि जो मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष है, वो ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई करे जिनके ऊपर अनिल विज आरोप लगा रहे थे कि वो चित्रा सरवारा के साथ खड़े थे। लेकिन 100 दिन में ऐसा नहीं हुआ। तो अब 100 दिन बीत गए, अनिल विज सब चाह रहे थे, और साथ ही जो वहां के स्थानीय अधिकारी थे उन पर भी अनिल विज चाह रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं लिखकर पार्टी को दे चुका हूं कि इन सब लोगों ने मुझे हरवाने के लिए वहां पर काम किया है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, और जिसके बाद अनिल विज की नाराजगी फूटी, और उसके बाद एक के बाद एक बयान उनके सामने आए, जो कि आप और हम जानते ही हैं। जी बिल्कुल। मोहनलाल बड़ौली भी लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनके निशाने पर रहे। जिस तरीके से उन पर गैंगरेप का आरोप लगा था, उस पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक कि जांच नहीं हो जाती, मामला साफ नहीं हो जाता। एक महिलाओं की बैठक भी वो ले रहे थे, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि गैंगरेप का आरोपी कैसे। तो लगातार देखिए वो निशाने पर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे सीएम हो, दोनों से ही पटरी नहीं खा रही है उनकी। देखिए, मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष पीछे माना जाता है, उसके हाथ सबसे बड़ा नायब सैनी का था। और दूसरा मनोहर लाल खट्टर, हालांकि वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, लेकिन 2 बार हरियाणा के सीएम रहे, और उनका अभी भी हरियाणा की राजनीति में दखल माना जाता है। तो लेकिन मनोहर लाल खट्टर के साथ आप जानते हैं, अनिल विज जब गृह मंत्री थे तब उनके किस तरह के आंकड़े रहे, किस तरह का उनका टकराव रहा, तो आप ये पूरी कहानी हमें बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर के साथ भी उनका टकराव रहा। और उसके बाद अब नायब सैनी जब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई, तब आपको याद होगा कि जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया, चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में बैठक हो रही थी, उनको हटाकर जब नायब सैनी का नाम आगे किया गया, तब अनिल विज उस बैठक से बाहर आ गए थे, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि मैं सीनियर मोस्ट हूं, मैं सीएम की कुर्सी नहीं मांगता, लेकिन पार्टी को तय करना है कि किसे सीएम की कुर्सी देनी है। तो उस वक्त की भी नाराजगी थी। और एक और इसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको बताता हूं कि जब नायब सैनी अंबाला के जिला अध्यक्ष थे, तब भी उनका टकराव अनिल विज के साथ होता रहा। जब सांसद थे नायब सैनी, तब भी उनका टकराव होता रहा। और अंबाला में जनता दरबार लगाने को लेकर भी अनिल विज नाराज रहे कि मैं यहाँ से जब विधायक हूँ, मंत्री हूँ, तो मेरे पैरेलल नायब सैनी उस वक्त कैसे अपना जनता दरबार लगा सकते हैं। तो इन बातों का टकराव पुराना था। लेकिन अभी जो ताजा टकराव यही है कि अनिल विज चाहते थे कि वहां पर खासतौर पर डीसी और अन्य कुछ अफसरों को हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने चुनाव में सही तरीके से काम नहीं किया और वो चित्रा सरवारा का साथ दे रहे थे। ये अनिल विज को नाराजगी थी। लेकिन 100 दिन बीत गए, सरकार
सरकार के, ऐसा नहीं हुआ, इस बात की नाराजगी थी। जिसके बाद सबसे पहला बड़ा हमला किया उन्होंने मोहनलाल बडोली पर, जिनके ऊपर हिमाचल में एक गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ। हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने साफ कर दिया था कि जो मामला है वो पीड़िता के बयान के आधार पर दर्ज किया गया, लेकिन जांच अभी जारी है। लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही अनिल विज ने सीधे तौर पे कह दिया कि मोहनलाल बडोली को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और एक गैंग रेप मामले में अगर किसी एफआईआर में आपका नाम है तो आप कैसे महिलाओं की बैठक ले सकते हैं। तो ये सब टकराव चल रहा था। उसके बाद अनिल विज ने टारगेट कर दिया सीएम नायब सैनी को। उड़न खटोले में सीएम नायब सैनी रहते हैं, यानी हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, नीचे नहीं उतरते, ये उन्होंने आरोप लगा दिया। ये बात हमेशा विपक्षी करते थे, लेकिन अब अपनी ही पार्टी के सीनियर नेता कर रहे हैं तो पार्टी को मुश्किल हुई। दूसरी तरफ दिल्ली में नायब सैनी और उनकी पूरी कैबिनेट के मंत्री विधायक सब जोर लगा रहे थे कि दिल्ली चुनाव जीतना है, तो इसी को आधार बना के नोटिस भेजा गया है। तो अनिल विज की नाराजगी सीधे तौर पे यह है कि वो जो ग्रीवियंस कमेटी है सिरसा की, उसके अध्यक्ष थे, वहां उसके चेयरमैन थे, वहां पर वो बैठ के लेते थे और उनका एक अंदाज है काम करने का, वो ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। कोई भी वो अगर जनता दरबार लगा के बैठे हैं, ग्रीवियंस कमेटी की बैठक ले रहे हैं, तो वहां पर वो इमीडिएट बोलते हैं कि इस अधिकारी को सस्पेंड कर दें, इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, इसके खिलाफ जांच शुरू करें। लेकिन इन मामलों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अंबाला में जो जनता दरबार लगा रहे थे उसमें वो जो आदेश दे रहे थे उस पर काम नहीं हो रहा था। तो ये नाराजगी बढ़ती रही और एक तरह से हमें लग ही रहा था कि शायद अनिल विज नाम का जो विस्फोट है वो हरियाणा की राजनीति में होने वाला है, और कुछ ऐसा हुआ भी। अनिल विज ने एक के बाद ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके बाद अब उनको ये कारण बताओ नोटिस बिल्कुल नोटिस आ गया, नोटिस का जवाब भी दे दिया है मोहित जी। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य क्या है अनिल विज का। अनिल विज जो लगातार दबाव बना रहे हैं, तो क्या जो हरियाणा यूनिट है या जो केंद्रीय आला कमान है वो उस दबाव को महसूस करेगा, जो वो डिमांड्स लगातार कर रहे हैं वो पूरी होंगी, या फिर जो दूसरा पक्ष है कि लगातार ये जो दबाव बनाया जा रहा है उससे उनका नुकसान भी हो सकता है। जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं पार्टी विरोध में, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के विरोध में, वो उनकी कुर्सी छीन भी सकता है। क्या लगता है भविष्य क्या होगा? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि अनिल विज का दबाव या फिर वो जो उनको शायद लगा हो कि ये स्टेटमेंट दूंगा तो शायद उनका दबाव बनेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर उस नोटिस को पढ़ेंगे, जो उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है, तो उसमें सीधे तौर पे लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के मुताबिक, यानी पूरा मामला हाईकमान की नॉलेज में है कि, और उन्हीं से जो एक तरह से अप्रूवल लेकर ही ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो अनिल विज इसके बाद अब हम जो देखते हैं कि अनिल विज एक तरह से काफी खुले मन से बात करने वाले नेता हैं, खुलकर कुछ भी बोलते हैं, कोई भी बयान देते हैं। आज वो चुप थे, उन्होंने ना तो सीएम नायब सैनी, ना ही मोहनलाल बडोली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कोई बयान दिया, ना ही कोई उन्होंने ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि अपने नोटिस का जवाब भेज दिया है, हर बात का जवाब लिखा है, जो रह गई होगी अगर और कोई जवाब मांगा जाएगा वो मैं दूंगा। तो मुझे लगता है कि इस बार अनिल विज कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। वो दबाव जो अक्सर वो दिखाते रहे हैं, कई बार कैबिनेट की बैठकों में नहीं गए। मनोहर लाल खट्टर के टाइम भी ऐसा हमने देखा, जो महत्वपूर्ण बैठकें होती थी कैबिनेट की उससे वो अलग रहते थे, नाराजगी दिखाने के लिए पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते थे। इस तरह की नाराजगी वो अक्सर दिखाते रहे हैं। लेकिन इस बार पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, एक संदेश ये देना है, क्योंकि इस वक्त नायब सैनी से कई सीनियर जो नेता है वो बतौर कैबिनेट मंत्री हरियाणा कैबिनेट में मौजूद हैं। तो अगर इस तरह का जो अनुशासन का पालन इस तरह से सीनियर मंत्री अनिल विज नहीं करेंगे, पार्टी लाइन से हटकर बयान देंगे और उसके बाद वो भी दिल्ली चुनाव के वक्त, तो पार्टी चाहती है एक संदेश जाए कि आगे से इस तरह की कोई बात ना हो। अगर कोई बात किसी को करनी भी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर हो, ना कि इस तरह से खुलेआम कोई बयान दे, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे, जो बात विपक्षी कह रहे हैं वही आप कहने लग जाएं। तो पार्टी एक संदेश देना चाहती है, इसी वजह से जेपी नड्डा की जानकारी के बाद ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब इस नोटिस के जवाब के बाद पार्टी क्या करती है, क्या अनिल विज को चेतावनी दी जाती है, क्या उस चेतावनी के बाद वो सुधर जाएंगे, वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। एक चर्चा ये भी है कि शायद अनिल विज से मंत्री पद वापस लिया जा सकता है, और ये भी संभव है कि आने वाले दिनों में उनको एक तरह से मार्गदर्शक मंडल के तौर पे उनको पार्टी में जगह तो रहेगी, क्योंकि पार्टी के सीनियर नेता है। एक वक्त ऐसा भी था जब हरियाणा में 1 या 2 बीजेपी के विधायक होते थे और उसमें अनिल विज का नाम था, तो उनको पार्टी से दूर करना भी पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरा रहेगा। लेकिन अभी पार्टी चाहती है कि उनको किस तरह से चुप कराया जाए। इसी वजह से आप देखिए अंबाला के जो डीसी हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जो 1-2 आदेश अनिल विज ने दिए थे जिनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था,
उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस बीजेपी नेता की मैं बात कर रहा था, आशीष तायल अंबाला के, उनको पार्टी ने कोषाध्यक्ष के पद से हटा दिया है। तो इस तरह के कई फैसले पार्टी ने लिए हैं कि अनिल विज किसी तरह से मगर शांत हो मगर जाएं। मोदी जी, आप जो लेकिन कह रहे हैं अब कि एक जब कड़ा संदेश देने का प्रयास भी किया जाएगा आलाकमान की तरफ से, और एक तरफ दूसरी तरफ अनिल विज हैं जो लंबे समय से एक सपना पाले हुए हैं मुख्यमंत्री कुर्सी का, तो जब उनको अगर एक कड़ा संदेश देने के लिए मान लीजिए उनसे मंत्री पद छीना जाता है, वो जब मंत्री पद के साथ इतने बागी हैं तो बिना मंत्री पद के कितने बागी होंगे, ये भी तो पार्टी सोचेगी। देखिए, काफी मुश्किल रहेगा पार्टी के लिए भी और अनिल विज के लिए भी, क्योंकि अनिल विज सीनियोरिटी के हिसाब से इस वक्त सबसे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं, हालांकि वो ये बात बोलते नहीं है, लेकिन पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें आपने सुना होगा उन्होंने कहा था कि मुझको लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि मैं तो सीएम बनना ही नहीं चाहता, इस तरह के बयान पेश कर दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम बनने को तैयार हूं, लेकिन बनाना है या नहीं बनाना है वो पार्टी को तय करना है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो टीस है कि सीनियर होने के मुताबिक अक्सर उनसे जो जूनियर नेता रहे, उनसे जो मनोहर लाल खट्टर को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो पहली बार के विधायक बने, सीधा चुनाव जीता और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। नायब सैनी के साथ भी ऐसा हुआ, वो काफी जूनियर हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से, बीजेपी राजनीति के हिसाब से अनिल विज से, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अनिल विज को कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी तो है, लेकिन वो खुले तौर पे इसको मानते नहीं है। उनका कहना है कि मैं कभी पार्टी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन पार्टी अगर देना चाहेगी तो मैं इनकार भी नहीं करूंगा। तो सीएम पद की नाराजगी तो है, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ गेंद फंसी हुई है। अगर पार्टी कोई सख्त कार्रवाई करती है, उनसे मंत्री पद वापस ले लेती है, तो बहुत गलत मैसेज जाएगा कि आप पार्टी में सीनियर नेताओं को किस तरह की तरजीह दी जाती है। और दूसरी ओर अनिल विज के लिए अब मुश्किल ये रहेगी कि उनको शांत रहना पड़ेगा, जो कि उनके लिए काफी मुश्किल भरा है। वो हर तरह से खुले मन से आप स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा की आवाज को दबा नहीं सकता, तो अपनी आत्मा की आवाज को दबाना पड़ेगा। अगर वो अपने मुख्यमंत्री से नाराज हैं, प्रदेश अध्यक्ष से नाराज हैं, तो पार्टी लाइन में, पार्टी के दायरे में रहकर ही बात करनी होगी। इस तरह से मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिए जा सकते। अपने मुख्यमंत्री को ये नहीं कहा जा सकता कि आप तो उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते, जनता से बात नहीं करते। और जब पूरी की पूरी स्टेट बीजेपी की लीडरशिप प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर जो आरोप लगे उसको लेकर चुप थी। उनका सीधा कहना था, देखिए ये कानून से जुड़ा मसला है, हिमाचल प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, कोर्ट में भी मामला है। और हालांकि अब उस मामले में जो स्टेटस रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दाखिल की है उसमें सीधे तौर पे साफ हो गया है कि उन आरोपों में कोई दम नहीं था। और हरियाणा में जो आरोप लगाने वाले थे उनके ऊपर सिंगर रॉकी मित्तल, जिनका नाम भी इस एफआईआर में था, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है कि उनको हनी ट्रैप के जरिए फंसाने का ये प्रयास था। तो हरियाणा पुलिस उसकी जांच कर रही है। उन आरोपों में दम नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा खुलेआम मांग रहे हैं। तो अनिल विज अगर चुप रहेंगे तो ही शायद ये मामला सुलटेगा। मंत्री पद इसी शर्त पर लिया जाएगा अगर अनिल विज ने अपना जो जवाब भेजा है उसमें अगर अपने सख्त स्टैंड पर कायम है, फिर सख्त बातें उन्होंने लिखी हैं, तो शायद पार्टी उनसे मंत्री पद लेकर एक कड़ा संदेश देने का प्रयास करे। लेकिन ये काफी मुश्किल भरा फैसला पार्टी के लिए भी रहने वाला है। और अनिल विज, जो कि खुद को एक तरह से पावर सेंटर समझते हैं हरियाणा की राजनीति का, बीजेपी का, हरियाणा सरकार का, उनके लिए भी मंत्री पद की कुर्सी जाना काफी एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफी मुश्किल उनकी राजनीति के लिए एक ये दौर आ जाएगा। तो शायद वो इसी वजह से हम समझ रहे हैं कि शायद वो चुप हैं। और आज उन्होंने ज्यादातर जो उनसे राजनीतिक सवाल किए गए तो उनका सीधे तौर पे यही कहना था, नो मोर क्वेश्चंस। लेकिन अब आगे क्या हर तरह की राजनीतिक बयानबाजी पे वो इसी तरह का जवाब देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, आने वाले वक्त में ऐसे कई सवाल हैं जो छुपे हुए हैं। सबसे खास तौर पर ये कि जो 8 पन्ने की चिट्ठी दी है उनमें क्या है और उनमें जो तेवर हैं वो किस प्रकार के हैं, वो तय करेंगे कि आला कमान क्या फैसला करता है। और फैसला अगर अनिल विज के पक्ष में रहता है तो भी राजनीति किस तरीके से हरियाणा की बढ़ेगी ये देखने वाला होगा। और अगर विरोध में रहता है, जो आपने कहा, एक कड़ा संदेश देने का पार्टी प्रयास करेगी, तो अगर उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाता है तब क्या प्रतिक्रिया होगी हरियाणा की राजनीति में, ये भी देखने वाला होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रखा है मामला। मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी नज़र आप बनाए रखेंगे, कुछ अपडेट आएंगे ज़रूर हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो बाकी हरियाणा और देश की राजनीति से जुड़े ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ, शुक्रिया।